वेलकम बैक। अभी हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं वो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रखा है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन आई थिंक कि आपको अच्छे से पूरा याद होगा और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप क्या करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ नीट का एटलीस्ट उसे भी सॉल्व करो। ओके, तो इस बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत कुछ नहीं था। आपने देखा था कि हम जो 2 डायमेंशन मोशन है उसे अक्सर दो किसमें डिवाइड कर लेते हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में के मोशन में डिवाइड करके हम उसे क्या करते हैं, डील करते हैं। और उसी में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम हाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रेंज कितना है। ठीक है, और वो सब बहुत आसान है। यदि आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहता तो उसी समय आप डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, आज हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिटिल बिट ट्रिकी है आपके लिए जो वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट ये चीज़ हम क्या करेंगे, मैं इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन भी बना रखा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एनिमेशन भी बताऊंगा और मैंने आपके लिए ऐसे बना रखा है जिसको हम अभी लास्ट में ये चीज़ करेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन ऐसा है जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। ठीक है, तो अभी हम सब्जेक्ट मैटर पे चल जाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसको प्री रिक्विजिट है कुछ चीज़ों को हमें बताना, क्योंकि अभी हम सर्कुलर मोशन जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जानकारी होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये बेस बन जाना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी जो था वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल वो स्ट्रेट ऐसे जा रहा था और 2 डायमेंशन में हुआ तो 2 डायमेंशन में जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो किसी न किसी लाइन पे ऐसे स्ट्रेट चल रहा था। ठीक है, तो इसको अक्सर हम लीनियर मोशन कह देते हैं। ऐसे चीज़ों को हम कह देते हैं कि ये लीनियर मोशन में है। लेकिन इक्विवेलेंटली एक ऐसा भी मोशन हो सकता है कि कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ पे या सर्किल के एक छोटे से हिस्सा को, जैसे कर्व का एक छोटा सा हिस्सा सर्किल है, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई चीज़ इस पे ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, इधर ऐसे डायरेक्शन में जा रही है। तो होगा क्या, इसको हम सर्कुलर मोशन में देखना शुरू कर देंगे और सर्कुलर मोशन में कुछ पैरामीटर जो होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता था कि इसके पोजीशन को किसी टाइम t में यदि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम कह देते हैं कि इसका ये पोजीशन x है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे यदि सपोज करो कि ये आता है तो हम इसका एंगुलर पोजीशन दिखाना शुरू कर देते हैं, यहाँ से एंगुलर पोजीशन दिखाना शुरू कर देते हैं थीटा। तो जो यहाँ पे x रोल प्ले कर रहा है, पोजीशन जो रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे वो रोल प्ले करेगा एंगुलर पोजीशन। ठीक है, हर चीज़ में एंगुलर यहाँ पे लगने वाला है, तो इसको हम एंगुलर पोजीशन कहना शुरू कर देंगे और एंगुलर पोजीशन जो होता है उसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब क्या होता है कि x में चेंज का जो रेट होता है उसे हम वेलोसिटी कहना शुरू कर देते हैं, जो कि dx/dt होता है। dx/dt होता है, इसको हम वेलोसिटी कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सिमिलरली ये फर्स्ट ही है, सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आप उसे कहना शुरू कर दोगे डिपेंडिंग अपॉन उसका डायरेक्शन और ये सब चीज़ लेते हुए। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे नाम दे दो, जैसे वहाँ पे वेलोसिटी था वो ओमेगा हो जाता है और ये d θ/dt के बराबर हो जाता है। तो हर चीज़ क्या है, एंगल के टर्म्स में, मतलब इसमें ये कवर करने का रेट क्या है, एंगल कवर करने का रेट क्या है, वो चीज़। फिर इसमें थर्ड में हमने देखा था कि यदि वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है तो एक चीज़ डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कहते हैं कि ये dv/dt है। ठीक है, dv/dt है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वो एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन कर देंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होता है उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं dω/dt। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको याद होगा कि एक इम्पॉर्टेंट इसका फॉर्मेट होता है कि dv/dt को हम चाहे तो v टाइम्स ऑफ dv/dx भी हम लिख सकते हैं, v टाइम्स ऑफ dv/dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम चाहे तो इसको ओमेगा टाइम्स ऑफ dω/dθ भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट है। तो आप देख रहे हो कि जो चीज़ यहाँ पे हमने डिफाइन किया उसी का एंगुलर वर्जन हम कह सकते हैं कि एनालॉगस है, एक एंगुलर वर्जन हम यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है एंगुलर पार्ट में, तो हर चीज़ यहाँ पे इस तरह से चलेगा। दूसरा, हम धीरे धीरे ये भी बात करेंगे कि एक्चुअली क्या है, ये किसी न किसी पाथ पे तो मूव कर ही रहा है, तो हम पाथ लेंथ वगैरह भी ये देखना शुरू कर देंगे। आगे कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सपोज करो कि ये रेडियस r है। ठीक है, यदि ये रेडियस r है तो यदि कोई पूरा पाथ को देखता है जिसे हम पेरीफेरी कह सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो 2πr है।
तो 2 पाई आर जो हो गया ये पूरा लेंथ हो गया। सपोज करो कि वो यूनिफॉर्मली ऐसे चल रहा है, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है और इधर बिल्कुल हर सेकेंड में इक्वल एंगल ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया है, तो हम कह सकते हैं कि यदि सपोज करो कि आफ्टर टाइम t यहाँ पे वापस आ गया तो इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो एक टाइम पीरियड से यदि आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे 1 टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे, तो इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे चल रहा है, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि उसका क्या चीज़ रेट सेम है। सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ का रेट है, एंगल ट्रेवल करने का रेट सेम है, और एंगल ट्रेवल करने का रेट सेम होने का मतलब ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो वहाँ पे वी एल बाई टी 2 पाई आर बाई टी भी कह सकते हैं, या कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ से टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई आर बाई वी होगा, और ये वी क्या हो गया, जो जिस स्पीड से इसमें लेंथ ट्रेवल किया जा रहा है, ये लेंथ, ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जब भी कोई पाथ हम देखते हैं जैसे 2 डायमेंशन में, तो आपको पीछे सिखाया गया था कि जो यदि वेलोसिटी हम देखते हैं तो पाथ के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो टेंजेंट होता है। तो ये जो v है एग्जैक्टली ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की एक्चुअली में ये क्या था, ये सर्कुलर पाथ था, और सर्कुलर पाथ मतलब किसी भी 2 डायमेंशन का पाथ हो गया, और 2 डायमेंशन पाथ पे जो टेंजेंट होता है वो उस इंस्टेंट के वेलोसिटी को बताता है। तो ये टेंजेंट, तो ये एक तरह से लीनियर क्वांटिटी हो गया। तो अभी आगे हमें इन दोनों के बीच में भी देखना पड़ेगा कि ओके यदि यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है, और यहाँ पे v है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है। हम आगे देखेंगे कि v जो होता है वो r ओमेगा के बराबर होगा। ये सारा चीज़ हम जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करेंगे, और ये अभी हम चलते हैं सर्कुलर मोशन में वहाँ से, तो लाइन बाय लाइन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए थोड़ा सा जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी हम अपने इस पे आते हैं और एक एक लाइन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन का। सबसे पहले कहा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या सर्कुलर पाथ को फॉलो तो कर ही रहा है, जिसके लिए उसे सर्कुलर नाम दिया गया है। एट कांस्टेंट स्पीड, यदि उसमें स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये जो ऐसे कवर कर रहा था, तो ये जो मैंने कहा कि हर जगह पे टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगा बट इसका स्पीड सेम है, मीटर पर सेकेंड जो ये है ये बदला नहीं है, ये चीज़ सेम है, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे सेम है, तो हम उसको क्या कहना शुरू कर देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहना शुरू कर देंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया कि यदि सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा हो और उस पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये v जो है ये कांस्टेंट तो है ही, इसका जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट है, साथ साथ आप देखोगे कि एंगल ट्रेवल करने का जो रेट है जिसे हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जिस समय आप ओमेगा का जानकारी ले लोगे उस समय ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा द वर्ड यूनिफॉर्म refers to the speed which is uniform मतलब कांस्टेंट। ये हम पहले से भी जानते हैं, जहां पर भी यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाए तो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, और थ्रू आउट द मोशन जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ये स्पीड बदला नहीं है। इस चीज को क्या कहा जा रहा है, v जो भी डिनोट किया गया है ये स्पीड है, और ये स्पीड बदला नहीं है, इसलिए हमने इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा है, ओके, जिसका स्पीड कांस्टेंट हो। सपोज an object is moving with uniform speed v in the circle of radius r as shown 4.9 में, ये सर्किल ऑफ रेडियस r है और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यही चीज़ अभी नेक्स्ट जो जिस पिक्चर को ये कह रहा है कि आप देखने के लिए, वहाँ पे इस पे एक v स्पीड से ऐसे एक ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है। अब कहा कि सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अपना डायरेक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है, बट इसका जो वेलोसिटी है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज का कारण क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज होना, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका बराबर है। द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, तो ये तो हमने फंडामेंटल डेफिनेशन देखा है कि यदि वेलोसिटी चेंज होगा तो अब जैसे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो डिफाइन किया जाता है वो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये दो वेक्टर का डिफरेंस होता है अपॉन, हम उसमें क्या करते हैं टाइम इंटरवल, और यदि हम इंस्टेंटेनियस देखते हैं तो डेल्टा टेंड्स टू 0 हो जाता है। बट यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी पॉसिबल है 3 डिफरेंट तरीके से। जैसे कहीं पे भी चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, ये तो क्लियर है। तो चेंज कैसे हो सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है, ओनली
मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है ना, और इसके ओनली डायरेक्शन में चेंज हो सकता है ना, तब भी चेंज हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और बोथ यदि हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हो, तब भी चेंज हो सकता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे यदि ओनली डायरेक्शन भी चेंज हुआ है तो डेफिनेटली उसमें एक्सेलेरेशन आ गया है, ठीक है। हाँ, उसका नेचर क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग अभी अभी कहानी आपका बनेगा कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलेरेशन किधर चाहिए। तो इसने कहा चलो ये यदि वेलोसिटी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर जो कि चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन होगा, या हम कह सकते हैं कि मोशन जो है वो एक्सेलरेशन के अंदर में है, ठीक है। लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। और यही चीज अब हमारा टारगेट हो गया कि हमें इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने जो ये प्रोसीजर समझाने की कोशिश किया है उसका एक प्रॉपर एनिमेशन बना रखा है, आप उस एनिमेशन से मैं आपको समझाऊंगा। एक बार पहले हम ये लाइन बाय लाइन समझ जाते हैं तो वो भी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है, तो 2 डायमेंशन में जो फंडामेंटल आपको बताया गया था उसको याद रखना है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है। इसमें कहा लेट आर एंड आर डैश बी द पोजिशन वैक्टर एंड वी एंड बी डैश द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट पॉइंट पी एंड पी डैश। देखो एक पॉइंट पी पे है और ये पी डैश पे है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश है, ठीक है। कहा बाय डेफिनेशन वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमने सबसे शुरुआत में एस्टैब्लिश किया था कि यदि 2 डायमेंशन किसी कर्व पे मोशन हो रही है तो उस इंस्टेंट के वेलोसिटी को यदि हम देखेंगे तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग में रहेगा, तो ये हो गया, यही डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो टेंजेंट के अलोंग में होगा, ये डायरेक्शन हो गया, तो ये वी डैश हो गया और ये वी हो गया, हमने दोनों चीज दिख गया। कह रहा है द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड वी डैश आर एज शोन इन द फिगर। वी और वी डैश इसमें बताया गया है, ठीक है। डेल वी इज ऑब्टेन्ड इन द फिगर। अब ऑब्वियसली हमें चेंज इन वेलोसिटी पहले चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे v लिख दिया, देखो बिल्कुल इसके पैरेलल में, ऐसे देखोगे तो यहाँ पे पैरेलल में ऐसे दे दिया, और यहाँ का जो v डैश है वो यहाँ पे लिख दिया ऐसे v डैश, ठीक है। तो v और v डैश यहाँ पे है, तो डेल v हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, डेल v जो है वो हमारे पास में यहाँ पे आ गया, तो ये डेल v हमारे पास हो गया, जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, निकाल लिया। अब कहता है जो कि हमने 4 पॉइंट इतना के A1 में हमने दिखा रखा है, डेल बी इसमें निकाल दिया यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने आपको बताया था कि 2 वेक्टर का यदि इनिशियल एक जगह रखोगे तो यहाँ से यहाँ करोगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, बाद के टाइम का है, शुरू के टाइम का है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास में आ गया। अब सिंस द पाथ इज सर्कुलर v इज परपेंडिकुलर टू r एंड v डैश टू r डैश, ये तो है ही, चूंकि ये सर्कुलर पाथ है और हम कह रहे हैं टेंजेंट है, तो सर्कुलर पाथ में जो पोजीशन वेक्टर है और ये 90 डिग्री होगा, तभी हम इसको टेंजेंट कह देंगे। हमने कहा था ना कि पाथ पे टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है कि जो इसका रेडियस वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। 10th वगैरह में सर्कुलर जो सर्किल होता है उसकी प्रॉपर्टी से आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये टेंजेंट के लॉन्ग है। अब कहा देयरफॉर, अब देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, अपने अपने पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कहता है कि देयरफॉर डेल वी इज परपेंडिकुलर टू डेल आर। अब v और अपने अपने उसमें है, तो इसलिए यदि हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो वो चेंज इन पोजीशन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये दोनों उस पे परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे यदि हम चेंज इन पोजीशन को देखें तो ये r है और ये r डैश है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये जैसे इसको मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि यदि हमने इसमें ये 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये इनिशियल वेक्टर है और ये हमारे पास में फाइनल वेक्टर है, तो इसको यदि हम मिला देते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन पोजीशन। और ये जो चेंज इन पोजीशन होगा, इस चेंज इन पोजीशन पे जो डेल वी होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है और यहाँ पे बताया गया कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो डेल वी जो हो गया वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। सिंस अब एवरेज एक्सेलरेशन यदि हम निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसलिए इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर चेंज इन वेलोसिटी का होगा, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, जो कि
इस वाले पोर्शन पे पूरा परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल इसको ऐसे हम मिलाएंगे तो ये सेंटर के टुवार्ड्स जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास में एक्चुअली में एवरेज एक्सेलरेशन भी इधर ही डायरेक्शन में होगा, जैसे ऐसे लिखता है, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन भी किधर डायरेक्शन में रहेगा, ये इस डायरेक्शन में रहेगा। ये हमें पता चल गया इतना तक, अभी तक हम ये जाने, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब कहता है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ए इज परपेंडिकुलर टू डेल आर, होगा ही क्योंकि वो डेल वी के अलोंग होना है तो ऑब्वियसली, और डेल वी किसके परपेंडिकुलर है, डेल आर के परपेंडिकुलर है, तो ये होना ही है। इफ वी place del v on the line that bisects the triangle between r and r dash, we see that it is directed towards the center of the circle। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यदि इसको ट्रायंगल को यहाँ रख दें तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और वो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से पास हो रहा है, ये चीज़ हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली। फिगर इस बी में आप कह रहा है कि शोज दैट सेम क्वांटिटी फॉर द स्मॉलर टाइम इंटरवल। अब हम जैसा हम इंस्टेंटेनियस की तरफ जा रहे हैं तो हमने क्या किया कि p के बाद p डैश डेल टी टाइम बाद देखा था, उस डेल टी को छोटा कर दिया, डेल टी बाई 2 मान लो ऐसे, तो वो कहीं नीचे ही होगा। अब यहाँ पे जब हम v डैश देखने गए तो यहाँ पे v और v डैश, तो उसी तरह से इसको दोनों को अपने पैरेलल में रखा, जैसे हम वेक्टर को रखते हैं तो इसके पैरेलल में यहाँ पे हो गया ये v और इसके पैरेलल में हो गया यहाँ पे v डैश। इसको डेल v हमने ऐसे किया और इस डेल v को यहाँ पे हमने ये रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर में, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता नजर आया, ये डेल v हो गया। तो ये डेल v था बड़े टाइम इंटरवल में, ये डेल v था छोटे टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे भी एवरेज एक्सेलरेशन इधर ही रहेगा। अब हमने उस डेल टी को, कहने का मतलब यहाँ पे यदि मैं डेल टी 1 मानूं तो इससे छोटा मैंने यहाँ जो इंटरवल लिया है डेल टी 2 लिया है, और इधर से आते आते यहाँ पे आते आते उस डेल टी को टेंड्स टू 0 कर दिया है, ठीक है। तो डेल टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या होगा, अब देख ही रहा है कि यहाँ पे v r पे v परपेंडिकुलर ये तो होना है, और इंस्टेंटेनियस है तो हम देख रहे हैं कि इसके जैसे इसी के एलोंग में हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो इसी के एलोंग में हो जाएगा, ऐसा यही हमें प्रूफ करना है। तो ये तीन चीज़ हमें सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना कि एक पोजीशन वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर में वेलोसिटी होता है, और जस्ट पोजीशन वेक्टर के जस्ट अगेंस्ट में यदि हम ऐसे एक वेक्टर बना दे तो वो हो जाएगा, मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन, वो एक एक्सेलरेशन होता है। और दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पोजीशन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी एक्सेलरेशन की वजह से क्या है, हर इंस्टेंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे का लाइन पढ़ लेते हैं तो हमारा ये चीज़ हो जाएगा, जिसमें बी वाले पार्ट में डेल वी एंड हेंस एक्सेलरेशन अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ये इस चीज़ को कहा कि अगेन, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब कहा कि यदि डेल टी टेंड्स टू 0 कर दें तो उसको हम सी में देख रहे हैं, और सी में आते आते हमें ये दिखा कि एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है कि डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, ये वाला पार्ट डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना। एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर हो गया। हेंस we find that the acceleration of object in uniform circular motion is always directed towards the center. This is very important point कि uniform circular motion में जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। लेट अस नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हम इसके मैग्नीट्यूड को भी अभी फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ ये स्टार के जगह पे कुछ कहा है कि इन द लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बिकम परपेंडिकुलर टू आर। एक्चुअली क्या है, ये हमें थोड़ा सा ऑब्वियस लग रहा होगा, जैसे ये जो डेल आर है, ये वाला पोर्शन जो है, जैसे जैसे छोटा करोगे, जैसे देखो अभी यदि आप यहाँ पे एंगल देखोगे तो ये एंगल ये थीटा मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब आर और डेल आर के बीच में एक थीटा है, ठीक है। ये एक मतलब अल्फा मान लो, अलग ही मान लो, ठीक है, अल्फा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ देख रहे हो कि बढ़ रहा है, और आते 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 यदि दोनों एक ही जगह पे है तो हम मानते हैं कि डेल आर का जो पार्ट है वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में है, ठीक है। और डेल आर पे परपेंडिकुलर ए होना था तो इसलिए इसके अलोंग हो जाएगा। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं यदि हम उसके जस्ट फ्लो को समझने की कोशिश करें, डेल आर के फ्लो को समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, इन दिस लिमिट डेल वी टेंड्स टू 0 एंड इज
कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो परपेंडिकुलर टू v, और इसलिए हमने कहा कि डेल v टेंड्स टू 0 जैसे होगा तो v पे परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये ध्यान रखना कि ये एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ यहाँ ही नहीं, यदि हम देखें तो ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी यदि देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, और जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, एक्सेलरेशन इधर साइड में होगा, तो v के बाद ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि और क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें अब कहा कि चलो हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उस पर देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज डिफाइंड बाय, तो मैथमेटिकली तो डेल वी बाई डेल टी जो कि क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन था, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 जैसी करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, इसलिए डेल वी का मैग्नीट्यूड से बात करें। लेट द एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर आर एंड आर डैश बी डेल थीटा। यहाँ पे माना कि पहले केस में हम मानते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल डेल थीटा है। सिंस द वेलोसिटी वेक्टर v एंड v डैश आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ये पहले ही हमने बता दिया है कि पाथ पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये वेलोसिटी अपने इस पे परपेंडिकुलर है और ये वेलोसिटी अपने इस पे परपेंडिकुलर है। द एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो डेल थीटा, तो चूंकि अब सोचो ऑब्वियस सी बात है कि यदि इन दोनों के बीच में डेल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर जो पार्ट है वो भी सेम है, मतलब सेम अमाउंट से दोनों को टर्न करोगे, यहाँ से 90 इधर गए, यहाँ से भी 90 उधर गए, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल हम देखेंगे तो वो भी डेल थीटा ही होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो डेल थीटा, ये हो गया। देयरफॉर द ट्रायंगल सी पी पी डैश, जो सी पी पी डैश जो ट्रायंगल है, ये सी है, ठीक है, ये पी है और ये पी डैश है, ये जो ट्रायंगल ये पूरा बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इस ट्रायंगल के बारे में देयरफॉर द ट्रायंगल इतना फॉर्म बाय द पोजीशन वेक्टर एंड द ट्रायंगल GHI, ये जो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये दोनों के दोनों फॉर्म बाय द वेलोसिटी वेक्टर आर सिमिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन आ गया कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये किससे बना हुआ है, पोजीशन वेक्टर से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर से बना हुआ है, और ये वेलोसिटी वेक्टर से बना हुआ है, और ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का जो बना हुआ है, ये दोनों मिलके दोनों सिमिलर है। Therefore, the ratio of the base length to the side length for the one of the triangle is equal to that of the other triangle। इसलिए यदि हम रेशियो यदि लेंगे, ठीक है, क्या चीज़ का, जैसे कोई भी दो, जैसे इस ट्रायंगल का कोई दो पार्ट लिए और उसका रेशियो ले लिए, यहाँ पर भी उस दो सेम यदि साइड्स का रेशियो लें तो दोनों सेम होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, जो अगेन 10th के मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। नहीं तो अभी बस सिंपल है, आपने कर लिया क्या चाहिए होता है, अब उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जाके 10th का जल्दी से देख लो, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। उस बुक को आजकल तो ऑनलाइन पे PDF अवेलेबल होता है, तो जाके देख लो, बस 10 मिनट में आपको रिवाइज कर लो। ओके, ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, खत्म, सब दिन के लिए टेंशन खत्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसलिए यहाँ पे जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल में देखें तो डेल वी बाई वी कर रहे हैं, देखो ये डेल वी बाई वी कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो डेल आर बाई आर करेंगे, क्योंकि वो सेम साइड दिखता है दोनों का। ठीक है, तो ये चीज हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ही ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे डेल वी बराबर वी यहाँ पे लिख देंगे, तो वी और डेल आर बाई आर लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम यहाँ तक पहुंच गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हमें ये चीज पता चल गया कि ओके ये क्या हो रहा है। अब यहां पे देखेंगे देयरफॉर अब हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो मैथमेटिकली यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल वी बाई डेल टी कर देंगे, तो यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, बिकॉज डेल वी बाई डेल टी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे हमें पता है कि डेल वी का जो मैग्नीट्यूड है वो v टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला पोर्शन, और डेल टी ऐसे रह गया, डेल टी टेंड्स टू 0 ऐसे हो गया। अब यहाँ पे v और अपॉन जो r है ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए, v बाई आर हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बाई डेल टी आ गया। अब ये चीज आ गया, ये यहाँ पे लिमिट ऐसे आ गया मैथमेटिकली। अब इसके मीनिंग को यदि ढूंढ ले तो आंसर मिल जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे डेल टी जो है वो स्मॉल है, ऑब्वियसली बात है कि हम टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। डेल थीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल, डेल थीटा भी स्मॉल होगा, एंड देन
आर्क पी पी डैश कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी। अब इसीलिए पी पी डैश को क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान रखना डेल आर को यदि लिखना है तो वी डेल टी लिख सकते हैं। इस चीज को जस्ट अप्रोक्स के उसमें देखोगे, जहां पे छोटा वैल्यू है उसके लिए कैसे अवेलेबल, जैसे ये डेल आर है, इस डेल आर को ये आर्क के बराबर लिख सकते हैं, ये आर्क के बराबर। यदि बहुत छोटा हो, देखो यहाँ पे छोटा है तो कम से कम ये आया, और जितना छोटा आप करोगे डेल टी टेंस टू 0 उतना ये दोनों चीज हम इक्वल लेंगे, वो अप्रोक्सीमेशन उतना ही वैलिड रहेगा। ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, इस लेंथ को और इस आर्क के लेंथ को दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो ये लेंथ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल तब होगा जितना आप नजदीक में देखोगे, है ना। जितना दोनों नजदीक में होता उतना ही ये जो पोर्शन होता इन दोनों को मिलाने वाला पार्ट और ये, उतना ही अप्रोक्सीमेशन ज्यादा वैलिड हो जाता, ज्यादा वो उस अप्रोक्सीमेशन को आप वैलिडेट कर सकते हो आराम से, मतलब वैलिड कह सकते हो कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो वही चीज कहा है कि अब ये यदि हम ये आर्क को बता सकते हैं, और आर्क का जो लेंथ होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, आर डेल थीटा लिख सकते हैं। जैसे ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर टाइम्स ऑफ डेल थीटा ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। तो यही आर्क लेंथ जो एल ऐसे यदि मैं कह देता हूं वो, तो यही चीज वहां पे प्लेस कर रहा है, यही सेम चीज यहां पे क्या कर रहा है, ये प्लेस कर रहा है कि डेल आर को वी डेल टी लिख सकते हैं, और वही चीज आर डेल थीटा डी थीटा के बराबर भी हो गया। तो वी, ये जो लेंथ जितना ट्रेवल किया है तो वी स्पीड से कर रहा है, तो हम वी इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं, है ना। जो मैंने बताया यहाँ पे, इसको इस लेंथ को आप चाहो तो आर डी थीटा भी लिख सकते हो, और इसी को चाहो तो v इंटू डेल टी भी लिख सकते हो, क्योंकि उतना समय में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो v डेल टी है, ठीक है। तो जो अप्रॉक्सीमेट जो भी हमें एक्सप्रेशन यूज करना है वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, v डेल टी। अब जैसे ही हमने इसमें डेल आर को v डेल टी कहा, तो अब v डेल टी रखते ही डेल आर बाई डेल टी v के बराबर हो गया। इसका मतलब लिमिट ये वाला पार्ट ये सीधे v के बराबर हो गया। तो देखो ये v के बराबर है, यहाँ पे v बाई आर है, तो इसीलिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, b बाई आर इंटू वी, वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अब हम एक तरह से देखो कंक्लूजन क्या है कि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे यदि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग में रहेगा, दैट इज ओके। एक्सेलरेशन जो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, अगेन किसी भी मोमेंट में देखेंगे। अब वो कितना रहेगा, वो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर रहेगा, वो भी यहां पे क्लियर हो गया। तो ये चीज को एकदम ध्यान से रखना है। अब क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v इन अ सर्कुलर रेडियस r हैज द मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई r एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यदि हमें ये याद है तो हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसमें कहा दिस इज वाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स में ये एक्सेलरेशन है। तो द टर्म प्रपोज बाय न्यूटन ने ये चीज प्रपोज कर दिया था। A thorough analysis of centripetal acceleration was first published in 1673 by the Dutch scientist Christian Huygens। 16 इतना से वो थे, but it was probably known to Newton also some years earlier। मतलब ऐसे तो इस एक्सेलरेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में डच साइंटिस्ट ये हाइजन ने वो किया था, लेकिन न्यूटन को भी पता था पहले से। सेंट्रीपिटल कम्स फ्रॉम द ग्रीक टर्म विच मीन्स सेंटर सीकिंग, ठीक है। तो वो सेंस भी रख रहा है कि सेंटर सीकिंग मतलब वो जो है हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स में। सिंस v एंड r आर कॉन्स्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है? नो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर है, बट वो वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। हाउएवर द डायरेक्शन चेंजेस pointing always towards the center, therefore centripetal acceleration is not a constant vector। यदि हम उसे वेक्टर के सेंस में ट्रीट करें तो वो कांस्टेंट नहीं है, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो कि जैसे v हमारे पास में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, तभी ये यूनिफॉर्म, जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, तभी हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, ओके। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि वी हैव अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम p टू p डैश इन टाइम इंटरवल दिस द लाइन CP टर्न्स थ्रू एन एंगल डेल थीटा एज शोन इन द फिगर। डेल थीटा इज कॉल्ड द
एंगुलर डिस्टेंस, तो डेल थीटा को एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो वी डिफाइन द एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब यहाँ पे हम एक एंगुलर स्पीड ओमेगा डिफाइन करेंगे। अब देखो सेम चीज डिफाइन करना शुरू कर दिया एंगल के टर्म्स में हर चीज को, कि यही सबको ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। इसको ओमेगा कहते हैं एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जितना डेल थीटा चला है, जिस टाइम इंटरवल में चला है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर स्पीड कह सकते हैं। नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डेल टी इज डेल एस, तो वो पी पी डैश इज डेल एस, देन हम डेल एस बाई डेल टी को वी कह सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो यदि हमें मालूम है तो उसमें हम डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो वही चीज़ हमारे पास में क्या हो गया, वी आ गया, ठीक है। बट डेल एस हमें पता है कि आर डेल थीटा के बराबर होगा, जैसा हमने पहले अभी शुरुआत में लिखाया था जस्ट उसमें। तो देयरफॉर हम वी को कितना लिख सकते हैं, आर डेल थीटा बाई डेल टी, है ना। डेल एस वाला जो डिस्टेंस है, जैसे मैं एल कहता था, देखो सिंपल है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप लोग फोकस से सब चीज को पढ़ रहे हो, ये रिपीट भी करके देख सकते हो। ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसी को अब क्या कहना शुरू कर दिया, डेल एस, जिसको मैं एल कहा था, इसको आर डेल थीटा तो लिख ही सकते हो, और साथ साथ वी टाइम्स ऑफ डेल टी भी लिख सकते हो, है कि नहीं। यही आर थीटा की बात कर रहा है, और वी डेल टी, तो वी डेल टी का यूज कर लिए, अभी आर थीटा का यूज करेंगे डेल एस इस वाले पोर्शन में। अब हम इसलिए वी को क्या लिख सकते हैं, डेल एस बाई डेल टी लिख सकते हैं, है ना। तो वी को हम यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल एस बाई डेल टी लिख दिए, और डेल एस बाई डेल टी को हम चाहे तो डेल एस को आर डी थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर डेल थीटा बाई डेल टी लिख दिए, ठीक है। और अब आर रह गया, और इसको हम ओमेगा कहते हैं, तो आर टाइम्स ऑफ ओमेगा हो गया, मतलब वी का और वो उस एंगुलर पार्ट का एक तरह से रिलेशन हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो यहाँ भी ये चीज़ आपके पास में हो गया कि डेल थीटा बाई डेल टी से हमने आर ओमेगा वी इक्वल टू रख दिया, वी इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपको क्या पता चल गया, एंगुलर ओमेगा और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इन टर्म्स ऑफ अगेन एंगुलर स्पीड में, जैसे ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आया था, तो वी स्क्वायर बाई आर, वी के जगह पे हमने ओमेगा रख दिया, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर भी हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में क्या है, रिलेशन है, इसको भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे और इसको भी ध्यान में रखेंगे। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। अब क्या होता है कि जब ये एक ऐसे कर रहा है तो इसको हम टाइम पीरियड टी कहते हैं, जिसका मैंने चर्चा अभी शुरुआत में कर दिया था, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब इसके टर्म्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके आते रहेंगे। तो देखो कोई चीज यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कितना टाइम में फिर से ये रिपीट कर रहा है, उस टाइम को टाइम पीरियड कह दिए, और 1 सेकेंड में कितने बार रिपीट किया उसे हम फ्रीक्वेंसी कह दिए। साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इज 2 पाई आर। हमें पता है कि एक टाइम पीरियड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा ये पेरीफेरी किया है, जो कि 2 पाई आर के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 2 पाई आर होता है। तो इसीलिए 2 पाई आर बाई टी कर देंगे तो वो वी आ जाएगा, पहले मैं बता चुका हूं, है ना। और 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करता है, न्यू 1 बाई इतना से कहते हैं, तो 2 पाई आर एफ हम कह सकते हैं, 2 पाई आर न्यू है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, जैसे 2 पाई एफ जैसे आप कहते हो, है ना। तो ओमेगा को हम इतना लिख सकते हैं, तो वी को 2 पाई आर न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और ए सी को 4 पाई आर स्क्वायर वी इंटू आर लिख सकते हैं। ये कुछ जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये चीज़ ध्यान रखो कि वी को 2 पाई आर बाई टी कहते हैं, बाकी सारा डेफिनेशन आपको क्लियर ही है। मतलब जैसे सोचो अभी तक यदि आप देखोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आया था वो आया था वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा हमें आया था दूसरा, जो इसके अलावा जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि v जो है वो आर ओमेगा ऐसे रिलेटेड है। एक चीज ये हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये है कि जब 2 पाई आर डिस्टेंस ये चलता है उसमें 1 टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसलिए इसको 2 पाई आर और 1 बाई फ्रीक्वेंसी को न्यू से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये v हमारे पास में हो गया, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास में आ गया। बाकी अब ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको लिखना है तो यहाँ वी स्क्वायर बाई आर, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो, 4 पाई स्क्वायर होगा, फिर आर स्क्वायर होगा, फिर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होगा, है ना। और वो अपॉन आर है तो एक आर कैंसिल होगा, तो वो इसके टर्म्स में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं याद करना है, कम से कम याद रखना चाहिए, ऑन द स्पॉट हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया।
अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि फाइनल है, और हम ये जो भी इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने उस एनिमेशन पे जहां पे सेम चीज जो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको बता रखा है, तो उस पे हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब इसमें हम देखो यहां पे एक्सेलेरेशन देखोगे तो एक्सेलेरेशन और ये चीज़ के बारे में, तो ये इस एनिमेशन में आपको बहुत सारा चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, मुझे नेक्स्ट पेज पे चलना था, तो इसको हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये मैं आपको कल दिखा चुका हूँ, ये थोड़ा सा चलो चल रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। ये आपको कल हमने प्रोजेक्टाइल में बताया था समझाने के लिए, और मेरे ख्याल से आपने बहुत इन्जॉय किया होगा कि कैसे 2 डायमेंशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, कि कोई भी यदि प्रोजेक्टाइल है तो वो जो प्रोजेक्टाइल होगा उसको हम 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन आज हम सर्कुलर मोशन के मेन उस पर चल रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है। अब इस सर्कुलर मोशन को देखोगे तो मैं एक बार में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये सर्कुलर मोशन में एक बॉल जो है वो सर्किल में ऐसे मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में बॉल है ना, ये सर्कुलर मोशन में ऐसे बॉल है। ठीक, अब यदि इसके पोजीशन को हम देखें तो ये पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो हमेशा ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, और ये पहला ये दूसरा है तो ये डेल आर हो जाएगा। ठीक है, और डेल आर बाई डेल टी करते हैं तो v आएगा। अब ये देखो जैसे ही हमने डेल टी टेंस टू 0 किया तो कैसे ये वेलोसिटी जो हो गया ये परपेंडिकुलर टू r हो गया। तो इसका मतलब हर जगह पे कहीं पे भी पोजीशन वेक्टर और कॉरस्पॉन्डिंग यदि हमने वहां पे वेलोसिटी वेक्टर मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखेंगे तो वो हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे बनाएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि हर मोमेंट में ये चीज हो रहा है कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर जो है ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज है, एक समय में नहीं है, ये ऑलवेज है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक्सेलेरेशन की तरफ में बढ़ते हैं। ये थोड़ा आगे एनिमेशन बढ़ गया, मैं इसको आपको ये चलाता हूं। देखो यहां पे हम एक्सेलेरेशन वेक्टर को थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। ठीक, अभी तक हमने जो देखा, अब वेलोसिटी में चेंजिंग पर यूनिट टाइम हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको अभी हम रोकते हैं और अभी बताते हैं आपको। पहले मैं इसको इरेज कर लूं कि इस वाले सेक्शन को। ठीक है, अब देखना कि देखो वेलोसिटी जो पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो दो मोमेंट का हम क्या करेंगे, ये चीज लेंगे। जैसे एक मोमेंट का देखो ऐसा और एक दूसरे मोमेंट का ऐसा। यदि मैंने 2 चीज लिया है तो ये हो गया v और वहां पे जो v डैश कहा जाता था, तो ये 2 चीज, इसको दोनों को हम यहां पे लाएंगे ताकि हम डेल वी निकाल सके। क्योंकि डेल वी नहीं निकालेंगे तो हमारे पास क्या नहीं होगा, डेल वी निकालने के बाद ही तो हम उसमें एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। तो डेल वी बाई जो टी है उसको एक्सेलेरेशन कहने वाले हैं, तो ये डेल वी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल वी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस वेक्टर को यहाँ पे रखा और जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे किया तो ये डेल वी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। और चेंज इन वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलेरेशन जो है वो डेल वी बाई डेल टी, उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अलोंग में हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने एवरेज तो देख लिया। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि जो डेल वी है, इस डेल वी में यदि मैं डेल टी से डिवाइड करता हूं तो ये चीज हमारे पास में एक एक्सेलेरेशन देगा और डेफिनेटली ये एवरेज एक्सेलेरेशन होगा, ये एवरेज एक्सेलेरेशन होगा। ये तो हम देख लिए। अभी लेकिन हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ना है। और इंस्टेंटेनियस के लिए हमें लिमिट जो चाहिए वो डेल टी टेंस टू 0 चाहिए। डेल टी टेंस टू 0 ऐसे लिमिट में हमें चाहिए। तो डेल टी टेंस टू 0 के लिए हम जब इसी चीज को डेल वी बाई डेल टी रखेंगे तो इस प्रोसीजर को देखना कि यदि मैं अभी जैसे कि 2 मोमेंट का लिया था, एक यहाँ पे और एक जब बॉल यहाँ पे था, तभी ना ये जैसे देखोगे, एक जब बॉल यहाँ पे था तभी ना वेलोसिटी ये आया था, और इस वेलोसिटी को हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला वेलोसिटी लिखा है। ठीक है, तो इतना जब करेंगे तब ये हमारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आएगा। तो देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन यहाँ पे कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को यहाँ पे देखो कि अब
अब यदि मैं डेल टी, देखो यही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल टी का वैल्यू जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, तो ये दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है ये क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। होते होते एक्सेलेरेशन बड़ा होगा, क्योंकि डेल टी का वैल्यू कम से डिवाइड करोगे तो बड़ा होगा ही होगा। और आते आते यदि देखोगे तो एक्सेलेरेशन कैसा हो गया, ये इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो गया। यदि मैं इसको प्लेस करके यहां देखूं तो बिल्कुल अलोंग द दिस पॉइंट होगा। और जो आप जानते हैं कि अभी तक जो हमने वहां पर भी पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर, जैसे वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ही, साथ साथ आपके पास में इसके परपेंडिकुलर में क्या हो गया, सॉरी इसके परपेंडिकुलर तो नहीं कह सकते हो, साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसी के साथ में हमारे पास में एक और चीज आ गया कि जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो एक्सेलेरेशन जो है वो आर के जस्ट नेगेटिव में है। मतलब एक्सेलेरेशन वेक्टर और ये जो होगा वो नेगेटिव में होगा, माइनस आर के उसमें होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा। अभी हम इसका के टाइम्स नहीं जानते हैं कि के कितना होगा, बट हाँ एक दूसरे के नेगेटिव में जरूर रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर के जस्ट नेगेटिव में एक्सेलेरेशन हुआ, हाँ, लेकिन एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डेफिनेटली है। एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, ये अपोजिट है, ये हमें दिख गया, ठीक है। तो ये चीज हम कहीं पे भी देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि हर जगह पे वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलेरेशन क्या है। तो किसी भी जगह पे हम ये देखें तो हर जगह पे एक्सेलेरेशन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर है, तो ये डेल आर वेक्टर हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल बना। और जब हमने वेलोसिटी वेक्टर को इकट्ठा करने की कोशिश किया, जब वेलोसिटी, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ है, जब हम वेलोसिटी वेक्टर को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या बनेगा। तो हमारा ये तो हमने देख लिया कि एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द ये रहेगा। अब हम वेलोसिटी वेक्टर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर को और ये दोनों ट्रायंगल को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे पोजीशन वेक्टर वाला ट्रायंगल बन जाए और वेलोसिटी का। तो देखो वेलोसिटी का ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो यदि आप मिला के देखोगे तो ये सिमिलर आपको दिखेगा। ये सबसे, यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कंक्लूजन था। तो ये जो पोजीशन वेक्टर का पार्ट है, ये पोजीशन वेक्टर का ट्रायंगल है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर का ट्रायंगल है, ये दोनों चीज हमारे पास में क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल आ गया। इसी वजह से हम डेल बी बाई वी, मतलब ये डेल बी बाई वी लिख सकते हैं और डेल आर बाई आर लिख सकते हैं, डेल आर बाई आर लिख सकते हैं। जो देखो ये कलर का और ये आर व्हाइट कलर का हो गया, डेल बी ये येलो कलर का हो गया और वी इसका ग्रीन कलर का हो गया। ये दोनों ट्रायंगल में बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। यही डेरिवेशन आपके पास में आ गया, और इसलिए हम एक्सेलेरेशन जो एवरेज था उसको इतना लिख सकते हैं, जो कि वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो वी स्क्वायर बाई आर हमारे पास में एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी आ गया, तो डेरिवेशन भी हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया। तो ये सारा चीज हमें पता चल गया कि किधर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर। दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चन था उस पे, कि हमारा क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। ये हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया। अब ये कंक्लूजन मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आ गया होगा, और आ गया होगा तो आप सभी खूब सारा शेयर करना, खूब सारा कमेंट करना, कम से कम खुशी जाहिर करना आना चाहिए कि सर ओके बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पीड यदि चेंज होता रहे तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखेंगे। तो ये हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टीडीली का मतलब कांस्टेंट स्पीड से, एंड कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ग्रूव है और उस ग्रूव में एक क्या फंसा हुआ है, एक कीड़ा फंसा हुआ है, और वो कीड़ा कैसे उसको एनालिसिस कैसे किया। ग्रूव का मतलब होता है जैसे ऐसा हो गया कि एक कट करके ऐसा बनाया गया गड्ढा, और इस गड्ढे में ये ऐसा गड्ढा है, और इसका कितना ये चीज दे रही है, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसमें एक कीड़ा है वो ऐसे 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 चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हो गया। और इसने कहा कि इट कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। जब ऐसे कोई ऐसे एक किसी सेंटर के टुवर्ड्स में ऐसे मूव करता है, मतलब सर्कुलर पाथ में चलता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है अपने एक्सिस के तरफ में ये रोटेट ऐसे करता है तो उसे रोटेशन कहते हैं। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसने कहा कि ये चीज ऐसे चल रहा है और 7
रिवॉल्यूशन इसने क्या कर दिया है, इन 100 सेकेंड में किया है ना, 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकेंड में किया है। तो कहा कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। सबसे पहले ए को बनाते हैं। सबसे पहले बताओ 7 रिवॉल्यूशन यदि किसी ने किया है तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल चला, फिर अगले में भी 2 पाई चलेगा, अगले में भी 2 पाई चलेगा, इसका मतलब 7 × 2 पाई रेडियन ये चल गया। कितने में, 100 सेकेंड में। तो अपॉन 100 कर देंगे तो अब ये 100 सेकेंड में, तो ये क्या हो गया, ओमेगा आ गया। तो ओमेगा इज दिस, ठीक है। तो ओमेगा सबसे पहले हमारे पास में आ गया, जिसको 2 पाई × 7/100 0.44 रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब जैसी लीनियर स्पीड पूछता है तो लीनियर स्पीड बराबर क्या, तो v = हमारे पास में क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो हमारे पास लीनियर स्पीड के लिए आ गया v = r ओमेगा। तो ये चीज़ हमारे पास ओमेगा मालूम था, r यहाँ से इतना था, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर, नो डेफिनेटली ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किससे, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो v²/r है, तो v आपने निकाल दिया, अपॉन r कर दोगे तो हो जाएगा, या ओमेगा² r कर सकते हैं, इसको दूसरा वाला हमारे पास में ओमेगा² r हो जाएगा। तो ये ओमेगा² r करोगे तो इसका होल स्क्वायर × 12 हो गया, जो कि 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो हमने वो चीज़ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट एवरी पॉइंट। ये तो होता ही है कि सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग में रहेगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं, ठीक है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, और जहां पर भी इंस्टेंट में देखोगे तो हमेशा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। सिंस दिस डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, एक्सेलरेशन हेयर इज नॉट द कांस्टेंट वेक्टर, और हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो है ओमेगा²r, और ये चीज हमें ये बन गया, ठीक है। तो वेक्टर तो चेंज हो रहा है ये। अब यहाँ पे ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, ये चैप्टर फिनिश हो गया। और यदि आप कंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो इस चैप्टर में 1 लाइन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई यदि सर्कुलर मोशन में है, कोई यदि सर्कुलर मोशन में है तो इसमें हर जगह पे इसका जो v है वो मतलब वेलोसिटी नहीं, उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। जो v मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। तभी हम इसे क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म। इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या क्या है कि यदि हम इसमें पोजीशन की बात करें तो पोजीशन वेक्टर जो होगा और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हर इंस्टेंट में क्या रहेगा, आपस में परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए इस वेलोसिटी को अक्सर हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, सीधे नाम ही दे देते हैं कि ये क्या है, हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अक्सर हम ये चीज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी और सिंबॉलिकली भी वीटी लिखना शुरू कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसमें रहेगा। ये हम किसी भी इंस्टेंट में करते तो होता, इस इंस्टेंट में देखते तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऐसा होता, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो होता ऐसा होता, ये आपस में क्या होता, परपेंडिकुलर होता। तीसरा, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन देखते तो इधर रहता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखते तो ये एक्सेलरेशन इधर होता, और यहाँ पे जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो भी होगा उसके जस्ट उल्टा में उसका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो चूंकि सेंटर के टुवर्ड्स है तो इसलिए हम इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, AC ऐसे इसलिए डिनोट कर दिया जाता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब v एक चीज और होता है जो एंगुलर होता है, ओमेगा, जिसे हम कहते हैं कि ये जो है ओमेगा जो है वो रेडियन पर सेकेंड में क्या है, रेडियन पर सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। मैं बाद में इसके डायरेक्शन वगैरह की बात भी करूंगा, वेलोसिटी कहा तो वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम इसे जस्ट स्केलर ट्रीट करके चलते हैं, स्केलर है नहीं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसके डायरेक्शन में हम थोड़ा रोटेशन में बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली थंब के डायरेक्शन में होता है, जैसे ऐसे रोटेट करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन आपका होगा वो ओमेगा होगा, मतलब यहाँ पे इस पेज से बाहर आते हुए ओमेगा होगा। खैर, ये ओमेगा यदि आपको पता है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है वो r टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास में हो गया, r यहाँ पे स्मॉल r हमने लिखा है तो स्मॉल r आप लिख दो, तो r टाइम्स ऑफ ओमेगा यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, और जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल का स्क्वायर बाई r होता है, या ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, ऐसा कर देते हो। यही हमारे पास में कंक्लूजन है मेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये आपको पता है। और उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि टाइम पीरियड कितना होता है, तो टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो कि 2πr टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और अपॉन स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा ये चीज़। और हमें पता है कि 1 टाइम पीरियड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे हो गया। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 2πr बाई ऐसा करेंगे, बाकी हम चीज़ें निकाल सकते हैं कि जैसे ओमेगा जो है ये कितना है, तो है 2π न्यू टाइम होता है, उसी से हम डिराइव कर लेते हैं। तो इतना आपके सर्कुलर मोशन में हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना क्या चाहूँगा, जब भी आप NCERT फिनिश करो
तो समरी तो चलो पढ़ो ही, तो समरी में तो कुछ अलग नहीं होता, जो चीज़ आपने पढ़ा है उसी का कंक्लूजन होता है कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिटेल में हो चुका है। बट एक दूसरा इसमें फॉर्मेट है, दूसरा पार्ट है पॉइंट टू पॉन्डर। पॉइंट टू पॉन्डर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, और मैं बताऊं कि जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं यहाँ से उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कंसेप्चुअली बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होता है, जैसे इसमें 7 पॉइंट्स है। कभी भी जब भी एनसीईआरटी खत्म करो तो पॉइंट्स टू पॉन्डर जो है उसको जरूर पढ़ो। तो मैं यहाँ आपके लिए पढ़ देता हूँ और आपके लिए समझा देता हूँ, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें समझाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें कहा द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज in general not the same as the magnitude of displacement। ये कहा कि in general यदि कोई चीज ऐसे जा रहा है तो इसका जो पाथ लेंथ है वो in general इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता, ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना, पाथ लेंथ इसका पूरा लेंथ हो गया और डिस्प्लेसमेंट ये वाला पोर्शन हो गया, तो दोनों बराबर नहीं होगा। द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये वाला पोर्शन डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ और यहाँ का एंड पॉइंट को ऐसे मिला दो, उससे हो गया। द पाथ लेंथ एज द नेम इंप्लाइज डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ इसका क्या था, ये वाला पार्ट था, कोई ऐसे चल रहा था, तो ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा, कौन सा, पाथ लेंथ। ठीक है, अब कहा द टू क्वांटिटीज आर इक्वल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। अब देखो यही क्वेश्चन में दे देगा। अब सोचो यहाँ पे कभी इधर मूव किया है, कभी इधर टेंजेंट के लॉन्ग में मूव किया है, ऐसा है, तो इक्वल नहीं है। यदि किसी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रह जाएगा, चलता रहेगा, तो यहाँ पाथ लेंथ भी वही होगा और एंड टू एंड को ज्वाइन करोगे वो भी यही होगा। तो यही कहा कि ये दो क्वांटिटी मतलब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब इसी ने v यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। v यदि इसने कांस्टेंट रखा है मतलब डायरेक्शन वाइज, v कांस्टेंट का मतलब ये वेरी हो सकता है मैग्नीट्यूड में, ये डायरेक्शन के सेंस में मैं कह रहा हूं कि इसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहा है, चेंज नहीं हुआ है। तो द कोर्स ऑफ थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन, उसमें इन ऑल अदर केसेस द पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट समझ में आ गया। बाकी जितने भी डिफरेंट कंडीशन होंगे वहां पे पाथ लेंथ बड़ा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो ये तो पूरा शुरू की कहानी है, जस्ट इसने अच्छे से लिख दिया। और यही चीज कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये क्या कह दिया, है ना, है वो पॉइंट ही। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इन व्यू ऑफ पॉइंट 1 एबव, इसके अनुसार, इसके व्यू में हम बता रहे हैं द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द गिवन टाइम इंटरवल। ऑब्वियसली बात है क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, पाथ लेंथ अपॉन डेल्टी करते हैं, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर हो सकता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। दैट्स ओके, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, द टू आर इक्वल ओनली if the path length is equal to the magnitude of displacement। ये एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होगा, जब किसी का क्या हो गया कि जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। तो सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, आ गया मतलब क्या, रिमाइंड करना है, आने का मतलब क्या है, वो तो आता ही है, रिमाइंड करना है। थर्ड में द वेक्टर इक्वेशंस दिस एंड दिस डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑफ एक्सिस। Of course, you can always resolve them along any two independent axes। जैसे इसमें वेक्टर इक्वेशन जो यहाँ पे दो चीज़ का है 4.34 एंड 4.33, तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि 4.33 और 4.34 क्या है। ठीक है, तो जस्ट पीछे जाओ और यहाँ पे देख लो कि किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। तो 3 आपका नीचे ही होना चाहिए। 3 देखो ये वाला पार्ट है, v बराबर v0 at। ठीक है, और 3 ये हो गया r बराबर v0 t प्लस at स्क्वायर। इसके बारे में क्या कह रहा है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है और इसमें द वेक्टर इक्वेशन दिस डू नॉट इन्वॉल्व एनी चॉइस ऑफ एक्सिस। उसमें एक्सिस का चॉइस कुछ नहीं है, वो आप अपने अनुसार से ले सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रिजॉल्व देम अलोंग द एनी टू एक्सिस। ये तो हमने जाना ही है कि कभी भी इसको हम क्या कर सकते हैं, दो एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इसने कहा द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन डू नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस
इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये कहा कि क्या आप यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन आपने देखा था कि v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर प्लस a टाइम्स ऑफ t, क्या ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन में वैलिड होगा? क्या ये सर्कुलर मोशन में वैलिड होगा? तो हम कहेंगे कि नहीं, सर्कुलर मोशन में ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, वो चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दिया है। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर वो इक्वल है, बट वेलोसिटी तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हम इसको ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ये इसने कह दिया। सारे पॉइंट्स को जस्ट आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी दिमाग में रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट में कहा एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू वेलोसिटी v1 एंड v2 हैज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी v1 प्लस v2। कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस यदि सब्जेक्टेड टू दो वेलोसिटी है, जैसे सपोज करो कि ये अपने चल रहा है किसी एक, सपोज करो कि इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना, और मैं इस पे कोई ऐसे चल रहा था और मैंने इस प्लेटफॉर्म को चलाना शुरू कर दिया, लेट्स से ऐसे व्हील लगा के इस प्लेटफॉर्म को चलाना शुरू कर दिया, तो जो यहाँ पे आदमी है वो क्या देखेगा कि ये और ये दोनों मिलके ऐसे चल रहे हैं, है ना, तो वो रिजल्टेंट v1 प्लस v2 हो गया, है ना। टेक केयर टू द डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दिया था, लेकिन कोई कहता है कि वेलोसिटी ऑफ 2 या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 होता है, ठीक। तो ये दो, यदि एक ही चीज में दो वेलोसिटी है, जैसा ऐसा हो गया था कि कोई चीज रेन है और रेन को विंड ने धक्का देके आगे बढ़ा दिया, तो उसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, दोनों का रिजल्टेंट आपको चाहिए। लेकिन यदि कोई कहता है कि रेन की जो वेलोसिटी है आपके चलने के रिस्पेक्ट में कितना है, आपके रुके हुए होने के रिस्पेक्ट में कितना है, आप अपोजिट में जा रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में कितना है, तो रिलेटिव क्वांटिटी होगा। तो कहा कि ये दो डिफरेंट चीज है और आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में गिवन है। v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू सम कॉमन रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि v1 और v2 दोनों किसी न किसी एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम से ही हम देखते हैं, ये दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू यदि c है तो वेलोसिटी ऑफ 1 भी विथ रिस्पेक्ट टू c ही होगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू यदि d है तो वेलोसिटी ऑफ 1 भी d के रिस्पेक्ट में होगा, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में कहा द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली इफ द स्पीड इज कांस्टेंट। कहा कि यदि इसमें स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, तभी इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। यदि स्पीड, जैसे यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है यदि कांस्टेंट रहा, तो यदि कांस्टेंट नहीं रहा और ये सपोज करो कि ये बढ़ना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि ये सेंटर के टुवर्ड्स में न होके इससे कहीं अलग एक्सेलरेशन हो गया, और उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं उसे, ठीक है। और ये चीज को हम बाद में देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। नेक्स्ट में कहा द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एक्सेलरेशन। देखो, जो ट्रैजेक्टरी का शेप होता है वो एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करता, है ना, एलोन, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द मोशन। सिर्फ एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं करता पाथ को, कैसे? जैसे देखो, यदि मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर फेंकता हूं तो ये जो ट्रैजेक्टरी अपनाएगा वो स्ट्रेट लाइन का ट्रैजेक्टरी अपनाएगा, लेकिन इसको यदि मैं किसी एंगल पे भेज देता हूं तो ये किस ट्रैजेक्टरी को लेगा? एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को लेगा। दोनों में एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में और कांस्टेंट है, दोनों में एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में और कांस्टेंट है, बट जो ट्रैजेक्टरी हो गया वो डिफरेंट हो गया। तो इसलिए इनिशियल कंडीशन क्या है और वो एक्सेलरेशन क्या है, वो दोनों मिल के ट्रैजेक्टरी के पाथ को बताएगा, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ऑलवेज परपेंडिकुलर है तो क्या बन गया? सर्कुलर हो गया, तो ट्रैजेक्टरी सर्कुलर बन गया यदि ये कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये हो गया कि इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल द ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक, जो होता है इनिशियल कंडीशन ऐसा होता है, यही जो हमने समझा दिया। तो देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स को ये बाहर करके रख देता है। नाउ ये चैप्टर 4 खत्म हो चुका है, और जैसा मैं आपको बताता हूँ, आप जाके पूरा के पूरा चैप्टर देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर नीट का है। धीरे धीरे मैं प्रीवियस ईयर आपका जेई मेंस का भी और एडवांस का भी क्वेश्चन डालूंगा, बट अभी टाइम इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि सारे लेक्चर्स को पूरा वो करना मुश्किल होता है। बट आप जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें जो क्रैश कोर्स
एक लिखा होगा क्रैश कोर्स फॉर नीट, उसमें प्रीवियस ईयर के इसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन देख लो। उसमें बिल्कुल हमने उसको टॉपिक वाइज किया है, सर्कुलर मोशन का एक जगह पे इकट्ठा क्वेश्चन सॉल्व है, तो उसको देखो। और वहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा डील कर दिया है, जो जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो उसको आप देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम चलते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो चीज़ आप देखोगे वो ये देखोगे कि यदि आप उसमें जाते हो तो आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें मैंने प्लेन मोशन जो है चैप्टर उसको इतने इसमें बांट रखा है। ठीक है, जैसे ये पूरा चैप्टर नंबर 4 डे 2 का होगा, उसमें सारा चीज़ डिवाइड हो रखा है। जो वेक्टर क्वांटिटी है, मोशन है, रिलेटिव है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। जो जो टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किया है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे टॉपिक वेक्टर है तो उसका थोड़ा थ्योरी भी बता दिया है, और फिर इसमें इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे सॉल्व है नीट के। तो इससे क्या आपको हेल्प मिलेगा, जैसे आज आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो आप जाके सर्कुलर मोशन वाले पोर्शन को देखोगे और उसके सारे क्वेश्चंस को क्या कर दोगे, बना लोगे। तो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को आप देखोगे तो यहाँ पे इकट्ठे वो चीज़ है, जैसे ये पीछे प्रोजेक्टाइल का है, ये सर्कुलर मोशन का हो गया। तो सर्कुलर मोशन का पूरा यहाँ पे मैंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ एडवांस भी है और सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व है, तो इसमें क्या होगा, आपको और एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बूस्ट हो जाएगा। ओके, तो आप जरूर जाके इस चीज़ को देखें वहाँ पे। ठीक है, इतना ही है। अब इस लेक्चर को खूब सारा स्प्रेड करिए, और अपने अपने जो फीलिंग्स आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, दोस्तों में खूब सारा डिस्ट्रीब्यूट करिए, अच्छी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, ये एज अ गिफ्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, सर्कुलर मोशन तुम्हें नहीं समझ में आया, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चाहिए, मैं तुम्हें एक लिंक देता हूँ, उसमें पढ़ो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये मुझे भी इससे क्या मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, जब आप बहुत सारा शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो। ठीक है, किसी ने जैसे अभी इससे पहले लिखा था, एक राजेश आई थिंक नाम है, कि बिलीव मी सर यू आर गोइंग टू बी वायरल, तो बहुत मज़ा आया उसको देख के। थोड़ा जैसे भी है, एक ह्यूमन को वो एक तरह से ट्रिगरिंग मिलता है कि ओके मैं वायरल हो जाऊंगा। और ठीक है, हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है, हमें मेहनत करने से मैं कभी डरता नहीं है। ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ। आप भी ऐसी चीज़ें सीखो, सेलिब्रेट करते रहो। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये बताते रहता हूँ। ठीक है, तो आपने एंजॉय किया होगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।